खासरोद थाने के सामने एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक अल्टो कार और स्कूटी की टक्कर में एक छात्र की मौत हो गई। मृतक छात्र का नाम दुर्गेश पांड्या है, बताया जा रहा है, जो इंपीरियल स्कूल का 11वीं कक्षा का छात्र था। बताया जा रहा है कि दुर्गेश पांड्या खासरोद में बैंक ऑफ इंडिया के पीछे रहता था। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि हादसा इतना जोरदार था कि छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। छात्र के परिजनों को इस दर्दनाक हादसे की जानकारी दे दी गई है। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच के बाद ही हादसे के कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद अल्टो कार और स्कूटी दोनों ही वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही हादसे के कारणों का पता चल पाएगा। उज्जैन के योग माया माता मंदिर के समीप एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां नगर निगम की कचरा गाड़ी के हाइड्रोलिक मशीन में दबने से ड्राइवर की मौत हो गई। मृतक का नाम संतोष बताया जा रहा है, जो आउटसोर्स कर्मचारी था। परिजनों ने बताया कि संतोष सुबह रोज की तरह अपने काम के लिए घर से निकला था और वह गाड़ी स्टार्ट कर रामघाट की ओर काम के लिए जा रहा था। तभी गाड़ी में से कुछ आवाज आई, जिसको देखने के लिए संतोष नीचे उतरा और वह गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हाइड्रोलिक चेक कर रहा था। तभी हाइड्रोलिक के नीचे दबने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही आसपास के क्षेत्र के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। घटना के बाद परिवार के लोगों ने सहायता की मांग की है। परिवार के लोगों का कहना है कि संतोष के बच्चे छोटे हैं और वह किसी भी तरह का हिंसक प्रदर्शन नहीं करना चाहते। उन्होंने मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। मामले में खाराकुआ थाना पुलिस जांच कर रही है। गाड़ी जैसे हमेशा शाम को घर ही रख लेते थे। आउटसोर्स कर्मचारी हैं कच्चे में, ठेकेदारी में। तो सुबह के टाइम जब रामघाट पर ड्यूटी करने जा रहे थे तो स्टार्ट करी गाड़ी। फेलोडी है तो ऊंची उठाई उसने, कचरा वचरा फंस जाता है तो साफ कर रहा था वो, तो पीछे गिर गई वो, तो गर्दन दब गई उसमें उसकी, वो शांत हो गया। हमें यहाँ लेके आए। अब हमारा ये कहना है कि तो उस बच्चे को सहायता मिल जाए। फालतू हम हंगामा नहीं करना चाहते हैं, रोड रोको ना ये करो, लेकिन विधिवत रूप से उसको जो भी सहायता मिले, बच्चे छोटे हैं और उसको सहायता मिल जाए। मौके पर जब वो डीजल डलवा के बाढ़ में गया तो ऐसी खबर आई कि तुम्हारे ड्राइवर के साथ हादसा हो गया है। फिर मौके पर जाके पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। किसी कारण वो लिफ्ट या किसी कारण उसकी डेथ हो गई। वो मैं दिखवा रहा हूँ ऑफिस में, उसका नाम चढ़ा है क्या है, पूरी डिटेल निकलवा रहा हूँ। सैलरी तो जो है उसकी लगभग वही है जो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन हेलीपैड पर भव्य स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन हेलीपैड पर प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेटवाल, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालुहेड़ा, सतीश मालवीय, नगर निगम सभापति कलावती यादव, महापौर मुकेश टटवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल, संभागायुक्त संजय गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक नवनीत, पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार शर्मा, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती जयंती सिंह ने पुष्पगुच्छ से आगवानी की। हेलीपैड पर अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को हेलीपैड पर पुलिस बल द्वारा सलामी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन हेलीपैड पर बड़ी संख्या में उपस्थित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा कर भावभीना स्वागत भी किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित 3 दिवसीय यूनाइटेड कॉन्शियस कॉन्क्लेव में भाग लिया, जिसमें देशों देशों के प्रतिनिधियों ने सनातन संस्कृति, योग और प्राकृतिक तत्वों, जल, वायु, अग्नि पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को वैचारिक लघु कुंभ की संज्ञा दी, जो उज्जैन को वैश्विक वैचारिक मंच के रूप में स्थापित करता है।
उन्होंने आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के उम्मीद के बारे में भी उत्साह व्यक्त किया, जो राजधानी भोपाल में आयोजित। जो मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये मीट पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी और प्रदेश के सभी जिलों, विशेषकर उज्जैन में बड़े उद्योगपतियों द्वारा निवेश आकर्षित करेगी। महाकाल मंदिर के पास नए फुटओवर ब्रिज के लोकार्पण पर मुख्यमंत्री ने इसे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने उल्लेख किया कि पिछले वर्ष 80 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के लिए आए थे और यह नया ब्रिज उनकी यात्रा को और सुगम बनाएगा। अर्थों में ये काल की नगरी है, अर्थात समय की नगरी, और समय की नगरी में समय को जो समझ जाए तो भी बचता क्या है, सबका समय नियत है। ऐसे में इस महाकाल की नगरी में सच्चे अर्थों में हमने अपने उस उदात्त भाव को जानने के लिए 3 दिन की वैचारिक यात्रा का समागम किया है। मेरी अपनी ओर से मतलब मनुष्यों के विचारों के आधार पर एक दूसरे के लिए अपने नए विचार को लाना, लेकिन खगोल में संक्रांति होती है और संक्रांति दुनिया के उद्भव की तरफ ले जाती है। तो ये विचारों की संक्रांति जब प्रयाग में हो रही, आपने उज्जैन में करके ये अभिनंदन करने का काम किया। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। यूनाइटेड कॉन्शियस क्लब के द्वारा पंच महाभूत तत्वों को लेकर के 3 दिवसीय अद्भुत आयोजन किया। डॉक्टर विक्रांत तोमर और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा। विदेश के लोगों को बुला करके भारत में, मध्य प्रदेश में, उज्जैन में आयोजन कर रहे हैं। ये बाबा महाकाल की नगरी है। ऐसे में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जल, पृथ्वी, अग्नि सभी प्रकार के तत्वों को लेकर के चेतना फैलाते हुए और वसुदेव कुटुंबकम के भाव को आप जागृत कर रहे हैं। हम आज के इस दौर में जब दुनिया उथल पुथल से भरी पड़ी है, युद्ध की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में शांति का संदेश उज्जैन से जाना ये सौभाग्य की बात है। मैंने कहा कि एक कुंभ वहाँ बढ़ा है जो वैचारिक रूप से चल रहा है, दूसरा लघु कुंभ यहाँ आया जो विश्व के लोग आकर के वैचारिक रूप से डुबकी लगा रहे हैं। तो विचार यात्रा में डुबकी लगाना है सौभाग्य की। मुझे इस बात का संतोष है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो तैयारियाँ की जा रही है वो तैयारियाँ आखिरी दौर में पहुँच रही है। हमारी टीमों सब अलग अलग प्रकार से काम कर रही है। मैं आज ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पहली बार होने वाली भोपाल की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। जैसे हमने प्रयोग किया था रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का और वो अद्भुत रहा है, उसी प्रकार से देश के स्वनाम धन्य बड़े बड़े सारे उद्योगपति हमारे यहाँ आ रहे हैं। और अब की बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब ऑफर मिल रहे हैं तो वो सारे ज़िलों में अलग अलग प्रकार के बड़े पैमाने पर निवेश के हमको प्रस्ताव मिल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सारे जिलों में उज्जैन भी शामिल है। महाकाल के लिए एक और ब्रिज तैयार हो गया है, आज उसका महाकाल बाबा के लिए शिवरात्रि का बड़ा पर्व आ रहा है और जिस 6 करोड़ से ज़्यादा धार्मिक पर्यटन के पिछले वर्ष के यात्रियों के आंकड़े हैं, ऐसे में उनकी सुविधाओं को बढ़ाना ये सरकार का दायित्व है। और हम सब ने देखा है कि जिस प्रकार से इलाहाबाद में व्यवस्था हुई है, व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखना, सब प्रकार की सुव्यवस्था बनाना ये अत्यंत आवश्यक है। और मुझे संतोष इस बात का कि हम उस पर काम करते हुए आज बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण। महाशिवरात्रि से प्रारंभ हो रहा है विक्रम उत्सव के अंतर्गत उज्जैन में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह आयोजन 26 फरवरी से 30 जून 2025 तक चलेगा। इस दौरान महाकाल लोक में आवागमन और दर्शन की सुगम व्यवस्था के लिए 6 द्वार विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश भर में महाशिवरात्रि मेलों से शुभारंभ किया जाएगा। विक्रम उत्सव में शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें आदि अनादि पर्व, आर्ष भारत प्रदर्शनी, शोध संगोष्ठी, वैचारिक समागम, उज्जैनी नाट्य एवं नृत्य समारोह, लोक रंजन, जनजातीय संस्कृति पर केंद्रित नाट्य रंग, अंतर्राष्ट्रीय इतिहास समागम, पौराणिक फिल्मों का महोत्सव, विक्रम नाट्य समारोह, वैद अंताक्षरी, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, राष्ट्रीय विज्ञान समागम, सूर्योपासना प्रकाशनों का लोकार्पण, अलंकरण समारोह, सम्राट विक्रमादित्य राष्ट्रीय सम्मान एवं मध्य प्रदेश स्तर के 3 सम्राट विक्रमादित्य शिखर सम्मान शामिल है। इस वर्ष भी उज्जैन में वाहन मेला लगेगा, जो दूसरी बार है। पूर्व में लगे वाहन मेले में करोड़ों का व्यापार हुआ था। इस बार भी बड़ी संख्या में 4 पहिया वाहन बिकने की उम्मीद है। वाहन मेले में वाहन खरीदने पर करीब 10% की छूट मिलती है, जिसके कारण लोग बड़ी संख्या में वाहन की खरीदी करते हैं। हर वर्ष जो है उसका विस्तार, विषय विस्तार, कार्यक्षेत्र विस्तार लगातार होता है। पिछली बार का जो विक्रमोत्सव साल 2024 का वो ये हमको संतोष की बात है, खुशी की बात है कि
एशिया के सबसे लॉन्गेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल के रूप में उसको अवार्ड किया गया। मैंने उनकी सम्मान को आगे किया और मुख्यमंत्री जी वहाँ जा नहीं पाए थे, केलकटा जाना था, तो वो लोगों ने फिर भोपाल ही आकर मैंने मुख्यमंत्री को सम्मान किया। ये हम लोग को आनंद का विषय है। इस बार और भी विस्तार किया गया है और कोशिश ये होगी कि जो हमारा आने वाला सिमस है 2028 में होने वाला है। नागदा में एक अद्वितीय उदाहरण सामने आया है, जहां 65 वर्षीय मनोरमा मारू ने अपने जन्मदिन पर अपनी देह का दान कर दिया। ये एक अनोखा और प्रेरणादायक कदम है जो समाज में एक नई सोच को बढ़ावा देता है। मनोरमा मारू का निधन 14 फरवरी को हो गया था, जो उनके जन्मदिन के दिन भी था। उन्होंने अपने जीवित रहते ही अपनी देह का दान करने की इच्छा जताई थी। उनके परिजनों ने उनकी इस इच्छा का सम्मान किया और उनके निधन के बाद पहले नेत्रदान और फिर देहदान किया। मनोरमा मारू की देह को उज्जैन के आरडी गार्डी हॉस्पिटल को दान किया गया। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान में मदद करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देहदान और अंगदान करने वालों को राजकीय सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार करने की घोषणा की थी। चूंकि यह पहला मामला था, इसलिए सुबह के एसडीएम, तहसीलदार और सीएसपी ने पहुंचकर दिवंगत देहदानी मनोरमा मारू को पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर का जैन सोशल ग्रुप नेत्रदान और अंगदान काफी समय से करवाता आ रहा है। संघ के ब्रजेश बोहरा और कमल नयन जैन ने बताया कि वे अब तक 30 से ज्यादा नेत्रदान और देहदान करवा चुके हैं, जिससे कई लोगों को नई जिंदगी मिली है। हमारी माता जी की जो माता जी मतलब हमारी नानी जी, उनको धर्म के प्रति ही शुरू से बहुत लगाव था। वह आज भी 85-90 साल की उम्र में भी नित्य 15-17 घंटे धर्म की क्रियाएं करती रहती हैं। उन्हीं को देख के उनके बच्चे, उनके बेटे बेटी, पौत्र और हम लोग बेटियों के बेटे उन भी इसी राह पर चल रहे हैं। हमारी मम्मी ने कई धर्म के कार्य किए और उनकी एक चाह थी कि दुनिया से तो सब जाते हैं, दुनिया में अंगदान भी सब करते हैं, पर भविष्य में जब हम डॉक्टर के लिए ढूंढते हैं तो उन्हें एक शरीर की आवश्यकता होती है जो कि लोग नहीं करते हैं। तो वे खुद भी अंगदान करने के लिए, देहदान करने के लिए इच्छुक थी और साथ में सभी को प्रेरित करती थी। उन्होंने मेरे पूज्य पिताजी अजीत सिंह जी मारू साहब को भी प्रेरणा दी, उनकी सहेली वो उनके पतिदेव और कई लोगों को अभी नागदा में दी, उज्जैन कल परसों जो थे, जब भी उन्होंने कहा, शादी में भी कहा, वो चाहते थे कि भारत का एक उज्जवल भविष्य बन के तैयार होए, जिससे कि आने वाला कल स्वर्णिम भारत बनकर दिए। प्रेरणा तो क्या है कि जैसे नेत्रदान और देहदान काफ़ी सोशल वर्क है, उसी सोशल संस्था से जुड़े होने के कारण कभी से मनोरमा देवी जी मुझे बार बार कह रहे थे कि मुझे देहदान करना, मेरा फार्म भराओ। अभी 3 दिन पूर्व ही मैं उनके निवास पर गया, उन्होंने फार्म लिया मुझसे और बेटे को बुलाकर और पतिदेव को बुलाकर इनके सामने उन्होंने बोला कि मैं देहदान करना चाहूँगी। तो एक और मेरी शर्त है कि नेत्रदान पूर्व में किया जाए, उसके बाद मेरा देहदान किया जाए, ताकि 2 लोगों को रोशनी, जीवन को रोशनी प्रदान हो सके। चीज़ है जिसका अभी तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हम जैन सोशल ग्रुप के माध्यम से, आदरणीय ब्रजेश जी बोहरा के माध्यम से, मेरे बड़े भाई श्री मनीष जी चपलोत के माध्यम से, अभी हमारे साथ राजा भैया भी जुड़े हैं जो सतत तत्पर रहते हैं और कल रात में भी 1 बजे तक राजा भैया हमारे साथ में ही थे जब तक नेत्रदान पूरा संपन्न नहीं हुआ। टीम बढ़ती जा रही है, लोगों में जागरूकता आ रही है। पहले जहां हमें लोगों को समझाने में बहुत समय लगता था, नकारात्मक ज़्यादा रिजल्ट थे, अभी में पॉजिटिविटी बढ़ी है। और मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि गीता भवन न्यास बड़नगर के डॉक्टर जीएल ददरवाल एवं उनके टीम के माध्यम से हम यहाँ पर नागदा नगर में नेत्रदान करवा रहे हैं एवं पिछले 6 माह से भी कम समय में हम लगभग 35 से अधिक नेत्रदान यहाँ संपन्न करवा चुके हैं, जिनसे लगभग 70 लोगों की रोशनी में ज़िंदगी आ चुकी है। और अब हम देहदान को लेकर भी कृत संकल्पित हैं। आप तो जाओ। अब जो आरडी गार्डी से लेटर आया वो वाचन राजेश जी धाकड़ का।
आरडी गार्डी चिकित्सालय महाविद्यालय, श्रीमान दीपक जी मारू, पिता श्री अजीत सिंह मारू जी, नागदा महोदय, मृत्युपरांत आपकी स्वर्गीय माता श्रीमती मनोरमा मारू, पति श्री अजीत मारू जी, 63 वर्ष, निवासी 123 शारदा गली नागदा उज्जैन की मृतदेह आरडी गार्डी चिकित्सा महाविद्यालय उज्जैन को दिनांक 14/2/2025 को दोपहर 1 बजे को प्राप्त हुई। देहदान का निर्णय लेकर आपकी माताजी ने अत्यंत साहस, त्याग और मानवता और तथा समाज के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दिया। इस अनुकरणीय एवं विवेकशील कार्य से चिकित्सा शास्त्र के समस्त विद्यार्थी लाभान्वित होंगे एवं आजीवन आपके कृतज्ञ रहेंगे। हमारी संस्था आपके इस अनुकरणीय कार्य के लिए सदैव आपकी आभारी रहेगी। आपकी माताजी के द्वारा दिया गया यह कार्य समाज के लिए प्रेरणादायक रहेगा। निश्चित तौर पर अजीत जी मारू, दीपक जी मारू और उनके परिवार के प्रति मैं बहुत सारी अनुमोदना करता हूं, क्योंकि मनोरमा जी हमारे नगर की बेटी भी थी, हमारे मित्र की सिस्टर थी, हमारी बहन थी। और निश्चित तौर पर इतना बड़ा निर्णय किसी भी परिवार के लिए बहुत बड़ी बात रहती है। मैं इसके लिए पूरे नागदा नगर की जनता के श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ की ओर से उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। निश्चित आने वाली पीढ़ी के लिए जिस तरीके से अभी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने मात्र 2-3 दिन पहले ही घोषणा की कि आने वाले समय पे हम इनको राजकीय सम्मान से सम्मानित करेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2022 में विकलांग कोटे से चयनित एक उम्मीदवार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य राधे जाट ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। प्रियंका कदम नामक उम्मीदवार ने अस्थिबाधित होने का प्रमाण पत्र लगाकर एमपीपीएससी परीक्षा में विकलांग कोटे से भाग लिया था। हाल ही में घोषित परीक्षा परिणाम में प्रियंका का चयन जिला आबकारी अधिकारी पद पर हुआ, लेकिन अब सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें वह सामान्य रूप से डांस करती नजर आ रही हैं। इस मामले को उजागर करने वाले राधे जाट के मुताबिक प्रियंका कदम का वीडियो वायरल होने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला विकलांग कोटे के दुरुपयोग का हो सकता है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हालांकि प्रियंका कदम ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि वह विकलांग है और उनके पास इसके प्रमाण है। उन्होंने कहा कि वह अपने आप को खड़ा करने के लिए ऑपरेशन करवाया है और अब वह चल फिर पा रही है। इस मामले की जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार को उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करनी चाहिए। इसके अलावा विकलांग कोटे के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए। जी, ये बहुत ही दुखद है, बहुत खेदजनक है कि इस तरह के आरोप मुझ पे लगाए जा रहे हैं। और जिस संगठन ने आरोप लगाया है वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित और मैं भी मानती हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाने के लिए वो बहुत ही चर्चित और बहुत ही गौरवशाली इंस्टीट्यूशंस रहा है। तो मुझे लगता है कि उन्हें स्वयं मेरे से आकर एक बार कांटेक्ट करना चाहिए था। इस तरह से मीडिया में इस तरह से गलत खबर, लोगों को गलत खबर देना, गलत आरोप लगाना गलत है। और आप उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आप इस तरह की अफवाहें मेरे बारे में, किसी के भी बारे में बिना सच्चाई जाने ना फैलाएं। रही बात मुद्दे की, तो हाँ, मैं डांस कर सकती हूँ। मैं एक अपाहिज लड़की हूँ, एक अपंग हूँ और लाचार का इस तरह से मजाक उड़ाना, उसके संघर्ष का सत्कार नहीं कर सकते आप तो तिरस्कार भी मत कीजिए। मैं यही कहूँगी, मैं बहुत ही दुखी हूँ, अंदर से आहत हूँ इस बात को लेकर। मेरा संघर्ष बहुत लंबा रहा है। मैंने पढ़ाई के दौरान, यूपीएससी की तैयारी के दौरान मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं गिरी, मेरा बैक इंजरी हुई मुझे, फिर मेरी दोनों कूल्हे की मेरी हड्डियाँ पूरी गल चुकी थी। डॉक्टर ने मेरे मल्टीपल सर्जरीज करके मुझे खड़ा किया है, मेरे इम्प्लांट्स लगाए हैं, दोनों पैरों में 40-40 टाँके लगाकर अंदर एक नहीं 4-4 पार्ट्स लगाए गए हैं। मैं इंसान मतलब नॉर्मल बोन पे नहीं जी रही हूँ, आर्टिफिशियल लिम्ब के सहारे यदि मैं चल पा रही हूँ, खुशी रह पा रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, हमारे मानसिकता है, हम दिव्यांग मतलब एक बेचारा, लाचार ऐसा देखना चाहते हैं। मैं बेचारी या लाचार बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे माता पिता ने, मैं फिजिकली डिसेबल हो सकती है लेकिन मैं मेंटली डिसेबल बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा आत्मविश्वास बहुत प्रबल है। मैं आज भी बहुत हिम्मत के साथ में आगे बढ़ रही हूँ और मैंने अपने बीमारी के साथ में लड़ाई की है, हारी नहीं हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के आरोप लगाने से पहले ऐसे संगठनों को सोचना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद की महासंगम यात्रा देश के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों की यात्रा करते हुए उज्जैन पहुंची है। ये यात्रा देश और विदेश के 120 शिवालयों के पुनर्निर्माण का संकल्प लेकर निकली है। महासंगम यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य देश के 100 बड़े मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना है।
इस यात्रा की शुरुआत महाकुंभ में 108 त्रिशूलों के जलाभिषेक के साथ हुई, जिन्हें 108 ऐसे शिव मंदिरों में स्थापित किया जाएगा जहां पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों में शिवलिंग एवं त्रिशूल प्रतिष्ठा, मंदिरों का सौंदर्यीकरण, लाइटिंग, जल व्यवस्था और वाईफाई जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। महासंगम यात्रा का उद्देश्य मंदिरों की महिमा पुनः स्थापित करना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस यात्रा में अब तक 9,374 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर ली गई है और सैकड़ों मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन कर चुके हैं। उज्जैन के बाद यात्रा ओंकारेश्वर, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, ऊखी मठ होते हुए 21 फरवरी 2025 को दिल्ली में संपन्न होगी। इस यात्रा के दौरान IMPC के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश यादव ने बताया कि देश के कई बड़े मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण है, जहां SDM और तहसीलदार व्यवस्था संभालते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर एक स्वतंत्र समिति गठित की जाए, जिसमें समाज के प्रतिष्ठित पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, भारत रत्न और पद्म भूषण सम्मानित व्यक्ति शामिल हो। इसके अलावा स्थानीय महापौर, विधायक और सांसदों को भी समिति में समायोजित किया जाए। तत्पश्चात यह यात्रा 20 त्रिशूल लेकर के दिल्ली की तरफ रवाना होगी और दिल्ली में इसका बहुत बड़ा, किसी बड़े स्टेडियम में जो है हम इसका समापन करेंगे। ऐसा है कि बड़े जो मंदिर हैं, जो बड़े तीर्थ हैं, उस पे सरकार का SDM या तहसीलदार बैठते हैं और वो सरकार का, आप जाएंगे मंदिरों में तो 1100 की पर्ची कटेगी तो यहाँ से दर्शन होगा, 5100 की पर्ची कटेगी तो वहाँ से दर्शन होगा, और ऐसी अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं वो लगाते हैं। और जो धर्म प्रेमी बंधु जो आस्था और श्रद्धा पूर्वक वहाँ आते हैं, प्रभु का दर्शन करने के लिए आते हैं, वो वहाँ पर अनुदान देते हैं, अपनी सेवा देते हैं मंदिर के लिए, धर्म के लिए। तो उसका सरकार कहाँ कर रही है और क्या कर रही है, मैं कोई मध्य प्रदेश की सरकार के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश के प्रत्येक मंदिर में 100 बड़े तीर्थ हैं, ऐसे सभी का हमने ये एक अभियान लिया है। और मैंने ही नहीं लिया है, तो अनेकों धार्मिक संगठन भी इस आवाज़ को उठा रहे हैं। और ऐसे 100 बड़े तीर्थ आप देखिए, वक्फ बोर्ड के माध्यम से आप बताइए कौन सी मस्जिद के अंदर जो है सरकार वहाँ पर आने वाले लोगों का जो वहाँ पर अपने धर्म के प्रति वो समर्पण करते हैं राशि का, वो समर्पण राशि कौन से सरकारी SDM या तहसीलदार लेता है? कोई नहीं लेता है। लेकिन सभी हिंदू, और हम अमरनाथ की यात्रा पे जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाए जाएंगे, और हज की यात्रा होगी तो अनुदान दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी, सुविधाएं दी जाएंगी। हम ये मांग करते हैं सरकार से, हिंदूवादी सरकार से, देशभक्त सरकार से, कि ये जो हमारे 100 मंदिर, 100 तीर्थ बड़े हैं, इनको सरकारी प्रभुत्व से समाप्त करके समाज चलाएगा। पत्रकार बंधु हों, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर्स उस कमेटी में आए, साइंटिस्ट उस कमेटी में आए, भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण जिनको मिला है, ऐसे गणमान्य लोग, स्थानीय महापौर, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद और ऐसे लोग उस समिति में समायोजित हों। नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे उज्जैन के लगभग 12 गांव के किसान परेशान हैं। किसानों ने उज्जैन CM कार्यालय में जाकर ज्ञापन दिया और अपनी समस्याएं बताई। कार्यालय से किसानों को जल्द ही नहर चालू कराने का आश्वासन दिया गया है। किसानों का कहना है कि लगभग 15 दिनों से उन्हें सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी फसलें खराब हो रही है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई नर्मदा मालवा गंभीर लिंक बिजली परियोजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया गया है, लेकिन संबंधित कंपनी द्वारा सही से मेंटेनेंस नहीं करने के कारण किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए CM कार्यालय में ज्ञापन दिया और अपनी बात रखी। कार्यालय से किसानों को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही नहर चालू कराई जाएगी और किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस मामले में किसानों का कहना है कि वे अपनी फसलों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पानी की कमी के कारण उनकी फसलें खराब हो रही हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि वह जल्द ही नहर चालू कराए और किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराए। जो नर्मदा जी की पाइपलाइन है, उससे हमारे क्षेत्र में जो पानी मिलता है,
तो इसे 2-3 साल से तो कोई परेशानी नहीं आ रही थी, पर इस बार इतनी परेशानी आ रही है क्योंकि 3 साल का ऐसा पानी मिल रहा था, उस कारण किसानों ने उस हिसाब से ही पूरा प्याज वगैरह लहसुन वगैरह कर रखी है। और अभी पाइपलाइन बिल्कुल बंद पड़ी है, सारे किसान परेशान है। तो मुख्यमंत्री जी के निवास पे, इनके कार्यालय पे आकर सारे किसानों ने समस्या बताई और उन्होंने, इनके पीएस ने आश्वासन दिया है कि कल तक वो पाइपलाइन चालू हो जाएगी। तो बस इसीलिए सब ग्रामीण जन आए थे। सर, हम सभी किसान गठिया विधानसभा क्षेत्र के जो 8-10 गांव हैं जहां पे नर्मदा पाइपलाइन का पानी नहीं मिल रहा है, इस समस्या को लेकर हम सीएम साहब के पास आए थे। यहाँ हम 5 तारीख को भी पहले अवगत कराया था, लेकिन हमारा समस्या का कोई भी निराकरण नहीं हुआ था। आज वापस से हम सर के पास आए हैं। आज हम सर अधिकारियों से भी बात करी है, उन्होंने बोला भी है कि आज आपकी समस्या का निराकरण होगा। नर्मदा पाइपलाइन सर, ये मतलब 2 सालों से पर्याप्त पानी मिल रहा था, इससे अनेक किसान ने लहसुन प्याज की फसल लगाई है। अब की बार नवंबर से लगाकर फरवरी माह तक कोई 1 सप्ताह भी पानी नहीं चला है, जिससे किसान बहुत ही दुखी और चिंताजनक की बात है। महिदपुर तहसील के ग्राम नारायण खेड़ी में आयोजित 8 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस टूर्नामेंट में अंचल की 20 टीमों ने शानदार मैच का प्रदर्शन किया। गौतम ट्रॉफी में मुख्य अतिथि समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने शिरकत की और आयोजकों व टीम के सदस्यों ने उनका पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने टीमों से परिचय किया और टॉस करवाकर मैच को शुरू करवाया। इसके बाद उन्होंने विजेता टीम को 11,000 रुपए और उप विजेता टीम को 5100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया और जीत की बधाई दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि खेलों के माध्यम से युवाओं को एकजुट करने और उन्हें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। और हमारे मुख्य अतिथि साहब, सभी लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। विगत 8 दिनों से ये मैच चल रहा था, आज इसका समापन हुआ है और आज हमने यहाँ पर इनाम भी। आज ही तुम करके जाओगे, मेरे को लग रहा है। मेरी शुभकामनाएं। देखिए, ये नारायणखेड़ी गांव, यहाँ पर गौतम ट्रॉफी विगत 8 दिनों से चल रही थी। यहाँ के आसपास के दूरस्थ अंचलों की 20 टीमों ने भाग लिया। आज फाइनल सेमीफाइनल यहाँ पर हुआ है और सेमीफाइनल के बाद अब फाइनल भी हुआ है और यहाँ पर बागला की, शेरपुर की और यहाँ की समिति की टीम खेल रही है। आज मैं इस अवसर पर यहाँ पर इनके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज इनको 11,000 रुपये का इनाम विजेता को, 5100 का इनाम उप विजेता को दे रहा हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, परमपिता परमेश्वर से, कि निरंतर ये खेल के क्षेत्र में निरंतर यहाँ के बच्चे काम करते जाएं, खूब आगे बढ़ते जाएं और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी, अब यहाँ पर जैसे कि ये गांव है नारायणखेड़ी, तो यहाँ 20 टीमों ने ही भाग लिया। अभी जैसे यहाँ अजय कछावा करके एक बालक है बागला का, उसका कहना है कि साहब आपको हमारे यहाँ टीम का जो है मैच कराना पड़ेगा गौतम ट्रॉफी का और हमारे यहाँ 40 टीमें भाग लेंगी। इनका कहना है, इनके यहाँ पे सब रुचिवान खिलाड़ी हैं, पर फिर भी हमारे नारायणखेड़ी वाले भी बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं और यहाँ के आयोजक सभी लोगों को, मैं परमार साहब को, समानी जाट साहब को, यहाँ पे चौधरी साहब को, सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ख़ास तौर से क्या ये हमारे डेलची बुजुर्ग के सोनू बना की तरफ से मैच था, उन्होंने कहा था मुझे कि नारायणखेड़ी को एक अवसर देना चाहिए, तो हमारी गौतम ट्रॉफी की एक अंतिम कड़ी में हमने यहाँ पर इस चीज़ को देखा और आज यहाँ पर मैच का समापन किया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सभी का। सभी ने खेल भावना से खेला और सभी ने बहुत अच्छा खेला। मैं यहाँ की समिति को और यहाँ के खिलाड़ियों को 11,000 और 5100 का इनाम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।